स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उत्तराखंड समेत उन 5 राज्यों पर फोकस रहा जहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उत्तराखंड समेत उन 5 राज्यों पर फोकस रहा जहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। दिल्ली में करीब 6 घंटे चली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत 13 बड़े नेता वर्चुअली शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनावी रोड मैप रखा। मीटिंग में तय किया गया कि पार्टी उन 18 सीटों पर विशेष फोकस रखेगी जहां 2017 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था और जिन सीटों पर पार्टी को 5% वोटों से भी कम के अंतर से जीत मिली। प्रवासी वोटर्स पर भी पार्टी का खास ध्यान है। दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में प्रवासियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए चुनाव में इन प्रदेशों के पार्टी नेताओं को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया। राज्य के विषय में भी विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, अध्यक्ष के तौर पर मैंने चर्चा की है और उत्तराखंड राज्य के लिए भी हमारे नवंबर माह के सब कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। हमने 2017 के आंकड़े उठाए हैं। हमने विधानसभाओं को कैटेगरी में बनाया है। ऐसी विधानसभाएं जो हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जो मीडियम से जीती है, जो कम मार्जिन से जीती है, सारी कैटेगरी बना के हमने अलग भी इस प्रकार कुछ विधानसभाएं चिन्हित करके अलग अलग बाहर से कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में विकास के ऐसे काम हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है और हम सब लोग और तेज गति से अपने संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक लेकर जाएंगे। सरकार भी जो है हमारी संगठन के साथ मिलकर एक समन्वय करते हुए हम पूरी कार्य योजना पर काम करेंगे। बीजेपी 10 नवंबर से उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा होगा तो शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया गया कि पार्टी उत्तराखंड में अब की बार 60 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हरीश रावत सिर पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करते नजर आए तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल तब तक बजता रहेगा जब तक केंद्र सरकार महंगाई को नीचे नहीं लाती। अब तो नियंत्रित करने का सवाल नहीं है, नीचे लाने का सवाल है। केवल पेट्रोल डीजल के दाम घटा देने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही टिहरी, कोटद्वार और हरिद्वार में भी कांग्रेसी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे और जनता को राहत देने की मांग करते दिखे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। टिहरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ इसके अलावा कोटद्वार और हरिद्वार की 3 तस्वीरें हैं जहां कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की है। उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी सरकार के समय की महंगाई को याद करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राज्य सरकार ने 12-12 रुपए कम किए हैं। वैट कम करने से तेल की कीमतें कम हो गई हैं। जब उनके जमाने में थी उनको उसकी याद करनी चाहिए और हमने अभी राज्य सरकार ने 7 रुपये पेट्रोल पर और 2 रुपये डीजल पर वैट कम किया है। केंद्र सरकार ने 10 रुपये डीजल पर और 5 रुपये पेट्रोल पर किया था। हमने दोनों को मिलाकर 12-12 रुपये यहाँ पर डीजल और पेट्रोल पर कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का दौरा अभी भी सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अजय कोटियाल ने आपदा के समय काम किया था, वहीं अब कांग्रेस भी कार्यों का क्रेडिट लेना चाह रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ आकर देश भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 2013 में अपने सीएम प्रत्याशी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के एनजीओ द्वारा किया गया काम याद आ गया। आप कहती है कि पुनर्निर्माण के कामों में अजय कोठियाल की सक्रिय भूमिका रही है। 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, जब वहां पर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा था, ऐसे कठिन समय में कर्नल कोठियाल जी ने वहां पर पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और उसको बखूबी निभाया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कोठियाल को कांग्रेस ने ही वहां काम करने के लिए दिया था और उनके जैसे कई और लोगों को भी काम दिया गया, जबकि बीजेपी का कहना है कि उनके एनजीओ ने सिर्फ काम किया है जिसकी उन्हें मजदूरी भी दी गई। उनसे पूछिएगा कि सरकार ने तुमको एक काम करने का लाइसेंस दिया था, जब इतना पूछ लीजिएगा तो फिर सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और ऐसा दायित्व तो हमने बहुत सारे लोगों को सौंपा था, उनमें से एक दायित्वधारी वो भी थे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कहाँ से रोल है, कहाँ से आ गया है। भाई ठेका दिया है, ठेकेदार ने काम किया है, कोई फ्री का नहीं लगाया, उन्होंने गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उसका काम किया है, यानी कि मजदूरी दी है, इसलिए उनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। केदारनाथ में पीएम मोदी के दौरे से विपक्ष में बेचैनी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि केदारनाथ के कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस को इस बार उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जो 7 दिनों तक चलेगा। महोत्सव के तहत गांव से लेकर राजधानी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई ग्रामीण इकाई तक जाकर इस महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिससे कि और लोग भी और अब हम आपको लिए चलते हैं भारत के अंतिम गांव कुटी में। हिमालय की गोद में बसा ये गांव उत्तराखंड का सबसे सुंदर गांव है। कभी इस गांव तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन न्यूज़ 18 पहला चैनल है जो कुटी की सरजमी तक पहुंच गया है। रोड कटने के बाद भी कुटी पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आपके लोकप्रिय चैनल ने इस चुनौती को पार किया है। कुटी पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ से 20 किलोमीटर का कठिन सफर तय करना होता है। गगनचुंबी पहाड़ों को पार कर 12,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर बसे कुटी पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। चारों ओर बर्फ से लकदक पहाड़ों के बीच बसा कुटी हर किसी को अपनी ओर खींचता है। यही वजह है कि रास्ता कठिन होने के बाद भी सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। गर्भाधार है, वहाँ से गर्भाधार से पैदल आया था यहाँ पे को। उस समय का अनुभव अलग था, इस समय का अनुभव अलग है, क्योंकि अब यहाँ पर रोड आ चुकी है और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सुविधा मिल चुकी है और जगह जगह पर होम स्टे खुल चुके हैं। अपने आप में जो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते थे, आज वाकई में लगा कि हमारी उत्तराखंड की पूरी बॉर्डर एरिया जो है वो वाकई में देवभूमि से आच्छादित है। कुटी के ग्रामीण सिर्फ 6 महीने ही अपने गाँव में गुजारते हैं। हिमालय की गोद में बसा ये गांव जाड़ों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। आजादी के 7 दशक बाद भी यहाँ तो ना बिजली है और ना ही कोई हेल्थ सेंटर। ग्रामीण खेती के जरिए ही अपना पेट पालते हैं। यहाँ के कुछ लोग इंडो चाइना ट्रेड में भी हिस्सेदारी करते थे, लेकिन बीते 2 साल से ट्रेड बंद होने से ये कारोबार भी ठंडा पड़ा है। बॉर्डर के संतिंग गांव में एक ही दुकान है जो आने जाने वाले सैलानियों के अलावा आईटीबीपी के जवानों से आबाद रहती है। यहाँ के लोग आज भी ऊन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मतलब गाड़ी की वजह से थोड़ा ठीक ही चल ही रहा है, कभी ग्राहक आते हैं कभी नहीं आते हैं। इससे पहले जो है तिब्बत व्यापार करता था सर, ये 2 साल से जो है कोरोना की वजह से तिब्बत व्यापार बंद हो गया। मैं अभी बेरोजगारी में हूँ, अभी यहाँ खेती का काम कर रहे हैं सर। कुटी में सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन यहाँ प्रकृति ने अपना खजाना जमकर बिखेरा है। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर जाने वाले यात्रियों का ये अंतिम पड़ाव है। बीआरओ अगर यहाँ रोड बेहतर कर दे और सरकार यहाँ जरूरी सुविधाएं मुहैया करा दे तो कुटी विश्व पर्यटन के नक्शे पर आसानी से स्थापित हो सकता है। मौजूद है 12,300 फीट की हाइट में
इस हाइट में बसा है। भारत का अंतिम गांव कूटी आप देख सकते हैं। सबसे सुंदर गांव में एक गांव है कूटी। चारों तरफ हिमालय है, हिमालय जो पूरी बर्फ से लकदक है, और उसकी तलहटी पे बसा है कूटी गांव। कूटी गांव का सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर रिझाता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, कूटी, पिथौरागढ़। बढ़ते आगे, देहरादून में स्थित नशा मुक्ति केंद्र एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्र के संचालक समेत अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल लाइफ केयर फाउंडेशन रिहैब सेंटर में भर्ती हुए युवक ने नेहरू कॉलोनी में तहरीर दी है और अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें संचालक समेत कई लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में ही संचालक और इन्हीं चारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच लगातार राजधानी पुलिस कर रही है। ये एक रिहैब सेंटर है नेहरू कॉलोनी में। वहाँ पर एक कंप्लेनेंट ने अपने पुत्र को वहाँ भर्ती कराया था। जब वो उसको वापस लेकर के आया तो उसके द्वारा बताया गया कि वहाँ के कर्मचारियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई, तो जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बैनर के तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया। प्रदेश भर से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने देहरादून के परेड गांव से अपनी रैली निकाली, जिनको रोकने के लिए हाथी बड़कला में भारी संख्या में पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जहां पुलिस के साथ कर्मचारियों की हल्की नोकझोंक भी दिखी। कर्मचारियों की मांग है कि जब 5 साल मंत्री सीएम को पद पर रखने के बाद उनको पेंशन मिलती है, तो 60 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं। सरकार चाहे तो निर्णय ले सकती है, और पुरानी पेंशन बहाली 2005 के बाद जो बंद है उसे बहाल करने के लिए हम लोग जूझ रहे हैं। और ये कर्मचारी तमाम, वो टीचर्स, तमाम वो लोग जो इस व्यवस्था से व्यतीत हैं, जो इस व्यवस्था एनपीएस योजना के कारण अपने बुढ़ापे के सहारा को कमजोर, हमने कहीं ना कहीं उनको इससे नुकसान हो रहा है, उसे पूर्ति करने के लिए हमने पुरानी पेंशन बहाली की इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय लिया। दिवाली की छुट्टियों में घर आए प्रवासियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार के बस स्टेशन में यात्रियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए रोडवेज की ओर से दिल्ली के रूट पर अतिरिक्त गाड़ियां लगा दी गई हैं। परिवहन निगम ने दिल्ली नोएडा रूट पर 12 और गाड़ियां लगाई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। परिवहन निगम का कहना है कि पहाड़ के जिन रूट्स पर यात्रियों की संख्या कम है, फिलहाल उन रूट से गाड़ी हटाकर दिल्ली रूट पर लगाई गई है। 22 चलती थी और अंडरटेकिंग गाड़ियाँ 4 चलती थी। इस एवज में हमने टोटल इसमें 36 बसों की व्यवस्था करने की व्यवस्था कर दी। खबर नैनीताल से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने 55 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को पकड़ा है, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस की माने तो रामनगर का अल्ताफ सिद्दीकी रामनगर से नैनीताल आ रहा था। मंगोली के पास चेकिंग के दौरान उसके पास स्मैक मिली। मंगोली चौकी क्षेत्र में अभियान चलाते हुए मंगोली चौकी इंचार्ज द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम अल्ताफ सिद्दीकी है, जिसके पास से 55.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पहाड़ की बेटी ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की है। नैनीताल की रहने वाली तान्या त्रिपाठी कांडपाल ने दुबई में मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप पर रही हैं। वो नैनीताल पहुंचने पर तान्या का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान तान्या ने कहा कि पहाड़ की लड़कियां खूबसूरती के साथ साथ काफी टैलेंटेड भी होती हैं और ऐसी प्रतियोगिता में उनको भाग लेना चाहिए। जगह में रहते हैं कि हमारे सिर्फ शक्लें नहीं, हमारे दिल भी बहुत खूबसूरत है। जब मैं वहाँ गई, मैंने बताया कि मैं उत्तराखंड की हूँ। वहाँ के लोग इतने खुश हुए जान के कि जर्मनी में रहते हुए भी मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो कि सुनते ही नाम मुँह पे खुशी आ जाती है। उत्तराखंड में आई आपदा का असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे हिल स्टेशन पर रौनक लौटने लगी है। रिपोर्ट देखिए। आपदा की मार झेल रहे पर्यटन कारोबार से वीरानी छटने लगी है। नैनीताल की सड़कों पर खामोशी टूट रही है, तो झील में रौनक भी लौटने लगी है। देश के कई हिस्सों से पर्यटक नैनीताल पहुंचे हैं। गुलाबी ठंड के बीच खूबसूरती से लबरेज आबो हवा में झील की सैर कर रहे हैं, तो पर्यटन स्थलों और बाजारों में लौटी चहल पहल भी
पर्यटन कारोबार के लिए बेहतर संकेत देने लगी है। हालांकि पर्यटक और कारोबारी दोनों ही तेजी से उभर रहे कारोबार से खुश हैं। ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। देखने में अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी रिकवरी किया इन सब चीज़ों से। दैट्स रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट अबाउट इट। अक्टूबर 17-18 तारीख को जो यहाँ पे आपदा आई थी, उससे हमारा काम पूरा चौपट हो गया था। कभी लग नहीं रहा था कि ये काम चलेगा। शुक्रवार से हमारा काम जो है अभी अच्छा चल रहा है। दरअसल नैनीताल में 18 अक्टूबर की आपदा के बाद सड़कें टूट गई थीं। नैनीताल, रामनगर, पंगूट, मुक्तेश्वर, भीमताल और रामगढ़ समेत कई जगहों पर कारोबार पर असर पड़ा। हालांकि अब कारोबार पटरी पर लौट रहा है, तो जिला प्रशासन भी आने वाले दिनों में पर्यटकों को मैराथन, नाव रेस, हिमालयन फूड फेस्टिवल के साथ साथ शरदोत्सव जैसे आयोजन कर यहां आने के लिए तैयार कर रहा है। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, फोकस करने के लिए जनपद में एरोस्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाएंगे। बहरहाल पर्यटकों की बड़ी चहल पहल ने कारोबार की उम्मीद जगा दी है। वहीं आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो कारोबारियों के साथ सरकार को भी इससे फायदा होने की उम्मीद है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। खबर नई टिहरी से है, जहां पालिका पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि बोराड बस अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए 45 लाख रुपए से काम हुआ, लेकिन अभी तक सीवरेज को लेकर काम नहीं किया गया। आरोप है कि पैसे को ठिकाने लगाने के लिए बस अड्डे को बाहर से डेकोरेट कर दिया गया, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आए दिन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नई टिहरी की ये खबर है, जहां पर यात्री अभी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 45 लाख रुपए से काम दिखा दिया गया कि काम हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि काम जमीन पर कुछ नहीं हुआ है। पालिका पर लापरवाही का यहां पर आरोप लगा है। खबर कोटद्वार से है। खू नदी के तट पर बसे दुगड्डा नगर प्रशासन ने खू नदी को साफ रखने के लिए विशेष पहल की शुरुआत की है। नदी को गंदगी से बचाने के लिए नगर पालिका की ओर से नदी किनारे ग्रे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, जिसे शहर के गंदे पानी को नदी में जाने से पहले फिल्टर किया जाएगा। पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत खू नदी दुगड्डा के बीच से होकर गुजरती है। ऐसे में शहर का गंदा पानी नदी में जाता है। ग्रे वाटर प्लांट से हमने अभी प्रयास किया है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष जी हमारे यहाँ की काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो चाहती है काम करे, हमको भी अच्छा था काम करना उनके साथ में। तो एक प्रयास किया था हमने कि एक हम ऐसा प्लांट लगाएं जिससे भी जो ग्रे वाटर घर का है ये सारा ट्रीट हो गया, तब क्लियर होकर पानी नदी में जाए। तो हमने ये प्लांट की प्रयास भी किया है, वार्ड नंबर 4 में हमने लगा दिया है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।